स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं गोरखपुर से प्रफुल्ल शर्मा जी, जिन्होंने यूपीएससी CSE 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 249 हासिल की है अपने तीसरे प्रयास में। चलिए सीधी बात करते हैं प्रफुल्ल शर्मा जी से और जानते हैं उनका सफर यूपीएससी CSE क्लियर करने तक का। नमस्कार प्रफुल्ल जी, और ढेर सारी बधाई इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए और अपना जो सपना था IAS बनना, ऑफिसर बनना, उसको पूरा करने के लिए। Thank you. Thanks a lot. And thanks a lot for Study IQ for giving me this platform to share my story. प्रफुल्ल, मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी कि जब इतना प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है और इस एग्जामिनेशन की आप काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तीसरे प्रयास में एग्जामिनेशन होता है, पहला दूसरा अटेम्प्ट वाज़न्ट इन योर फेवर, और जब फाइनली रिजल्ट आपके फेवर में होता है, हाउ इज द फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट? रिजल्ट से पहले लगता है हमें कि बहुत ग्रांड सक्सेस है, ये होने वाली है और खुशी से झूम उठेंगे। मुझे भी यही लगा था, क्योंकि मुझे इस बार शायद थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी, मतलब मैं डाउटफुल था, पर शायद मुझे लगता था इस बार शायद हो जाएगा, क्योंकि पिछले बार मेरे 5 नंबर से ही रुका था फाइनल लिस्ट में। तो इस बार मैंने इम्प्रूवमेंट तो की थी, पर जब रिजल्ट आया सामने तो मुझे लगता है वो सारे फीलिंग्स चले गए और एक ही फीलिंग आई कि बहुत ही डीप सेटिस्फैक्शन, एक बहुत ही गहरा आत्मसंतुष्टि का जो भाव होता है ना, वो आता है। क्योंकि पहले 2 साल बार आप बार-बार फेल हुए हो आप, और आपको समय नहीं लगता है कि ये जो इतना एफर्ट था उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, और जब वो मिलता है तो आई थिंक खुशी, गम, आंसू सब आते हैं। वो आए भी, खुशी के आंसू भी आए होंगे, पर जो आत्मसंतुष्टि का भाव है ना, वो बहुत ही गहरा था, तो वो मुझे बहुत लगा। सो प्रफुल्ल, मैं चाहती हूँ हम प्रिपरेशन की भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, ये जर्नी शुरुआत कहाँ से हुई? तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। मतलब मैंने IIT दिल्ली से बीटेक किया है इंजीनियरिंग फिजिक्स में। तो उस समय मैंने एनएसएस में पार्टिसिपेट करा था और मैं खुद भी हिंदी माध्यम से आता हूँ। तो मेरा ये जो बैकग्राउंड था ना, ये मेरे अंदर एक तरह का इंटरेस्ट तो पैदा करता था कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा कुछ करना है जो पब्लिक लाइफ को इम्पैक्ट करे। और मुझे ना एवेन्यूज़ पता थे, ना मुझे अंडरस्टैंडिंग थी उतनी, और ना मुझे उतनी अवेयरनेस थी, आई वुड से। और 17 मतलब जब मैं ग्रेजुएट होने लगा तो मुझे लगता था मुझे करना है, पर आई वाज़ नॉट श्योर। तो फिर मैंने एक फेलोशिप करी, इंडिया फेलो सोशल लीडरशिप प्रोग्राम करके, जिसमें मैंने 1 साल ग्रामीण एरिया में सीतापुर जिले के कंटाइन नाम के गाँव में एक हमारे मिलान नाम की संस्था का स्कूल था। तो मैंने उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम किया, और मैंने इस पूरे 1 साल में एक चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर अंडर प्रिविलेज या गरीब, जिसे हम कहते हैं वंचित समाज जिसको कहते हैं, अगर उनके लिए सबसे बड़ा कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वो है गवर्नमेंट। तो अगर हमें उस फील्ड लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाना है तो गवर्नमेंट सेक्टर में करना चाहिए। तो उसने मेरे को सॉलिडिफाई कर दिया कि मुझे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लिखना है। तो फिर मैंने वहाँ से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लिखने का स्टार्ट किया, और फिर मैंने 19, फिर 20 और ये 21 में तीनों अटेम्प्ट किया। सो प्रफुल्ल, हम कह सकते हैं कि एक ड्राइविंग फोर्स था वहां स्कूल में आपने काम किया, एंड देन यू रियलाइज दैट the massive change a government brings in life of people, and if things are kept right, if direction is really literally right, so things will automatically fall in place, and I think Praful, you're going to make a great contribution to it. तो प्रफुल्ल, इसके बाद जब सोच लिया कि यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, क्योंकि व्हेन पर्सन डिसाइड्स कि यूपीएससी की तैयारी करना है, सारी चीजें एक साइड छोड़ के, बिकॉज it's a little unpredictable examination, although accepting the fact कि अगर आपका दृढ़ निश्चय है, आपने सपना देखा है, उसको पूरा करना है, but still you have it's a tough decision to prepare for examination like UPSC. So how did you make up your mind? किस तरीके से वो प्रक्रिया थी, माइंडसेट किस तरीके से हुआ, प्लान कैसे किया? नहीं, इस क्वेश्चन के 2 पहलू हैं, और ये अच्छा कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि पहला तो ये है कि ये डिसीजन लेना भी बहुत कठिन काम है, और इसीलिए शायद मैंने 1 साल फेलोशिप करी। मैं श्योर रहना चाहता था, क्योंकि मुझे भी लगता था उस समय कि सिविल सर्विसेज का अपॉर्चुनिटी है, but I was not myself sure। और इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो डेफिनेटली है कि अगर आप इसमें फेल हो गए, जिसके चांसेस काफ़ी हाई हैं, और
सब्जेक्टिविटी जो है एग्जाम के साथ एसोसिएटेड लगता है कि कई बार कि नहीं लेना चाहिए, तो ले लिया मैंने डिसीजन। और मुझे लगता है मेरे लिए क्या वर्क करता था तैयारी में कि कैसे बार बार जो भी गलतियां करी हैं मैंने उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो अगर मैं अपनी तीनों साल की मार्कशीट देखता हूँ, तीनों साल में मेरे मार्क्स बढ़े हैं, घटे किसी में नहीं। और जो मेरा स्ट्रेंथ था वो मेंटेन करके रखा मैंने। जैसे मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू एक स्ट्रेंथ पॉइंट था, तो मुझे सेकंड अटेम्प्ट में 195 मिला था, और सोनी सर के बोर्ड में, जो कि नियर हाईएस्ट रहा होगा। और सेकंड अटेम्प्ट इस वाले अटेम्प्ट में व्यास सर का बोर्ड था, जो कि थोड़ा डिप्रेस मार्क्स देता है, तो भी मुझे 176 मिला था। तो मैंने अपने इंटरव्यू को मेंटेन करके रखा। पर जहाँ गलतियां थी, जैसे जीएस में लास्ट में मेरे को 318 मिला था, जो कि वन ऑफ द लोएस्ट रहा होगा। पर इस बार मैंने उसमें एफर्ट डाला और मैं उसको 393 पे ले आया, लगभग 75 मार्क्स से इंक्रीज किया। तो इस प्रिपरेशन में मेरे लिए जो वर्क करता था कि एक बार डिसीजन ले लो और उसके बाद ये देखना है कि कैसे गलतियां सुधारना है। और अनसर्टेनिटी तो रहती है, नो डाउट। ऐसा लगेगा कि छोड़ देना चाहिए, पर ठीक है। प्रफुल्ल, जैसे आपने कहा कि अनसर्टेनिटी रहती है, कई बार ऐसा लगता है कि छोड़ देना चाहिए क्या। आपने भी इसको 3 अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कई बार ऐसा होता है कि वी गो विद द माइंडसेट कि पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, देन सेकेंड अटेम्प्ट की साइकिल में भी आना टफ होता है, बट इट फील्स कि जो भी गलतियां रहेगी उसको रेक्टिफाई करें। बट फिर एक साइकिल में आना इज लिटिल लिटिल डिफिकल्ट फॉर एवरी एस्पिरेंट टू ट्रेन देमसेल्व्स की फिर से उस साइकिल में वापस आना। तो अपने आप को किस तरीके से मोटिवेटेड रखें इस एग्जामिनेशन के लिए, कैसे ट्रेन करें कि एग्जामिनेशन ऐसा ही है। देखिए, पहला तो हमें ना इस एग्जाम में थोड़ा एरोगेंस नहीं रहनी चाहिए। तो हम लोग जब फर्स्ट टाइम में आते हैं, थोड़ा एरोगेंस होता है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो 5 अटेम्प्ट दे रहे हैं, 6 अटेम्प्ट दे रहे हैं, वो तो यार बेवकूफ हैं, वो इतना लेट समय क्यों लग रहा, हम स्मार्ट हैं, हम तो कर लेंगे एक बार में ही। और फिर हम सुनते नहीं है। और इस एग्जाम में मुझे लगता है नॉलेज से ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है, स्ट्रैटेजी की। क्योंकि हर इंसान का अपना पढ़ने का तरीका होता है, अपना एक स्ट्रेंथ होता है। तो आपको एक गाइडेंस के लिए मेंटर्स चाहिए, तो कोई ना कोई पकड़ना पड़ेगा आपको। तो उस पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है थोड़ा सा ह्यूमिलिटी। अगर कोई भी आपको कुछ बता रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब हाँ में हाँ सुन ही लो, और उसको कोशिश करोगे, सीनियर बता रहा है तो देखोगे उसमें कुछ पॉजिटिव निकल सके। दूसरी चीज मैं कहूंगा, जब भी लगे कि नहीं क्यों मैं आया ये वो, तो ये सोचना चाहिए कि स्टार्ट क्यों किया था। वो काफी हेल्प करता है। और अपना सच मानना चाहिए। एक कोई कोटा फैक्ट्री की वेब सीरीज है, उसमें बोला एक एक्टर ने कि हमें अपना सच स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमें अपना सच मानना चाहिए। अब जैसे मुझे मतलब सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लगा कि 606 नंबर आए थे मेरे टोटल, तो मैंने अपने फादर से कहा ये तो कहाँ ही पड़ेगा, ये बढ़ ही नहीं सकता है। एंड आई वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैं मानता हूँ कि मैं बुरी सिचुएशन में था। बट देन आई ऑल्सो डिसाइडेड, ठीक है ये मेरा सच है, मेरी क्या कमी है उस पर मैं काम करता हूँ। तो इस प्रिपरेशन में मेरा जो मानना है, इस ये हर एस्पिरेंट्स को समझना चाहिए कि फेल होना इज ओके, गिरना इज ओके, पर अगर आप बार बार सेम प्लेस पर गिर रहे हो तो प्रॉब्लम है। मतलब अगर एक सीढ़ी चढ़ के गिरे, फिर उसका तीसरी सीढ़ी गिर रहे हैं, तो आप 3 सीढ़ी चढ़ चुके हो। ये प्रोसेस वैसा ही है। और मोटिवेट करने का तो यही है कि आप अपने टीचर को या किसी सीनियर को पकड़ो, और थोड़ा इमोशनल भी अपनी बैलेंस रखना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई छोड़ दो, पर हो सके तो 7-8 दिन में एक बार 2 बार मूवी देख सकते हैं, या दोस्तों, और छोटे माइलस्टोन्स सेलिब्रेट करने चाहिए। मैंने अपने दोस्त से सीखा कि उसने कि जैसे अगर मेरा फिजिक्स ऑप्शनल है, तो अगर मैंने एक टॉपिक खत्म कर दिया, एक चैप्टर्स, और मैंने मतलब पूरा एक पेपर खत्म कर दिया, तो आई वुड गिव माई सेल्फ अ लिटिल ट्रीट। तो ये भी एक खुद को मोटिवेट करने का तरीके हैं। पर हाँ, जर्नी डिफिकल्ट है। और वही मैंने कहा ना कि अगर हम गलती को पकड़ पाए और एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ मेरे से कमी हो रही है। जैसे कई लोग इंटरव्यू में कम आता है तो इंटरव्यू बोर्ड को ब्लेम करते हैं, जीएस में कम आएगा तो कहेंगे कि वो जीएस ही रैंडम होता है। ठीक है, सो इट्स करेक्ट थिंग, बट फिर वही है कि आपको आना पड़ेगा वापस। प्रफुल्ल जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, और एक बहुत फेमस लाइन सभी को याद दिला दी कि आपको अपना जो सच है उसको स्वीकार करना है। एंड आई थिंक व्हेन यू एक्सेप्ट योर यू नो वेयर यू स्टैंड, और एक्चुअली व्हाट इज नेसेसिटी फॉर यू, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, एंड यू एक्चुअली वर्क इन दैट डायरेक्शन।
आपने बताई कि जब आप 2 अटेम्प्ट के बाद गिरते हैं तो आप ऑलरेडी 2 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। यानी कि आपको एक्चुअली पता चल गया, आपने अच्छे से इंट्रोस्पेक्शन कर लिया है कि कहाँ गलतियां रह गई हैं, कहाँ कमियां रह गई हैं। मैं चाहती हूँ आपने जो एनालाइज किया अपनी कमियों से पहले दूसरे अटेम्प्ट में, एंड देन यू रिफ्लेक्टेड इट तीसरे अटेम्प्ट में, अगर उनको आप इनलिस्ट कर सकें और किस तरीके से उसको रेक्टिफाई किया। तो मैं अटेम्प्ट वाइज चलता हूँ। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स निकाल लिया था मैंने, मेरा प्रीलिम्स कभी नहीं रुका। तो पहले अटेम्प्ट मैंने जब प्रीलिम्स दिया, उसके बाद मेंस में मुझे कुछ सिलेबस पता नहीं था और मेरे नंबर बहुत कम आए। तो मुझे पहला जो कमी रियलाइजेशन वो ये हुआ कि आई हैड सिंपली गिवन टू लेस टाइम। 7 to 8 months is simply not enough for this preparation if one has to complete their optional and GS both। तो ये मेरे को पहली गलती दिखी थी उस समय, तो मैंने उस पर काम किया। फिर उस साल मैंने एक चीज और देखी कि मेरे अंदर आंसर लिखने का डर था और इसीलिए मुझे 60s में मार्क्स मिले थे मेंस में, उसमें जीएस में। तो इसीलिए वो आया क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग का बहुत डर था। तो फिर मैंने उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ढूंढे और फिर मुझे एक कोचिंग मिली, टेलीग्राम ग्रुप पे कोचिंग बेस्ड है उनका। मैंने आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च ज्वाइन किया सेकंड अटेम्प्ट में, जब सेकंड अटेम्प्ट का मेंस लिखने को पड़ा मुझे। और फिर मैंने उस पूरे टाइम में मैंने ये भी इंश्योर किया कि इस साल चाहे कुछ हो या ना हो, फिजिक्स खत्म हो जाना चाहिए। बिकॉज मुझे ये पता था कि फिजिक्स ऑप्शनल इतना बड़ा ऑप्शनल है, अगर जीएस में थोड़े कम भी आएंगे चलेगा, पर अगर फिजिक्स में नंबर कम हो गया तो एक स्ट्रक्चरल समस्या हो जाएगी। बिकॉज आई फील लाइक इन यूपीएससी प्रिपरेशन, ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, interview, these four are something which you cannot lose out on keeping it very casually, because they give really good marks and they also penalize very badly because the range of marks is very long. For like SMA 80 you can get, and you can get 140 also, so you cannot ignore it. सो मैंने सेकंड इंटरव्यू में वो गलती सुधारी, पर हुआ ये कि सेकंड इंटरव्यू में मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया एंड आई मिस द लिस्ट बाय 5 मार्क्स despite getting 195 in the interview. Why? Because I realized कि I got really low in GS, 70s में आए थे, लेट 70s में, तो 318 का टोटल बना था। सो आई अगेन टुक दिस एज एक्सरसाइज, और वो थोड़ा हार्ड था मेरे लिए कि 24 सितंबर को रिजल्ट आया लास्ट ईयर नॉन रिकमेंडेड का, और 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स था। पर वही है ना, अभी हम बात कर रहे थे कि उठना पड़ता है, तो चुपचाप रो धो के भी सेंटर पे दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छी फीलिंग नहीं थी, बॉस फीलिंग थी। पर उस समय के बाद मैंने ये रियलाइज, इस साल मैंने डिसाइड किया था कि फिजिक्स तो हो चुका है, तो अगर उसमें नेगलेक्ट करके नंबर भी कम हो गए दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मुझे आता है। जीएस मुझे नहीं आता है, तो फिर मैंने जीएस पे काम किया और उसके लिए फिर मैंने स्ट्रेटजीज देखी। मैंने, जैसे मेरा कंटेंट कंसोलिडेशन नहीं होता था, तो मैंने उस पर काम किया। फिर जो हम कंटेंट बनाते हैं उसको रिवाइज कैसे करेंगे, इस पर काम कर सकते हैं। फिर हमें ये भी करना होगा कि कंटेंट लिख रिवाइज हो गया, कंसोलिडेट भी हो गया, तो टेस्ट कितने लिख रहे हो आप। फिर टेस्ट पेपर्स में मैंने क्या किया, 3-4 इवेल्युएटर से सेम कॉपी चेक कराता था, ताकि फुल प्रूफ मेजर रहे। ऐसा ना हो कि मुझे एक जगह टेस्ट सीरीज में 120 मिल रहे हैं और वहां जाके यूपीएससी में 80 मिल गए, तो सडनली शॉक लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि हम एक इवेल्युएटर का बायस लेके चले जाते हैं। तो अगर 3-4 मल्टीपल इवेल्युएटर्स की उसमें अंडरस्टैंडिंग रहती है ना, तो यू नेवर मेक, मतलब गलती पता चल जाती है। 3-4 लोग, अगर एक ने ज्यादा दिया दूसरा कम दे देगा, अगर वो गलती आइडेंटिफाई हो जाती है जनरली। तो मैंने ये सारी मिस्टेक्स को एड्रेस किया और फिर वो उसका असर भी दिखा मुझे कि फिजिक्स में मैंने नेगलेक्ट किया तो उतना नहीं ध्यान दिया, उस उल्टा 18 नंबर और बढ़ गए। फिजिक्स पेपर 2 में मेरे हाईएस्ट है इस बार, और जीएस में भी 75 बढ़ गया। तो मेरा यही वर्क, मैंने वही बताया ना आपको कि हर साल मैंने इम्प्रूवमेंट किया, पर हार्ड था। मतलब स्पेशली ये थर्ड अटेम्प्ट वाला थोड़ा हार्ड था, क्योंकि ये रिजल्ट के जस्ट 10 दिन बाद प्रीलिम्स था, तो ये थोड़ा हार्ड लगा था मुझे। बट वही है, एफर्ट डालते गए, हो गया। एफर्ट डालते गए और रिजल्ट सामने है सभी के। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑप्शनल की। आपको ऑप्शनल था फिजिक्स, इसको थोड़ा टफ ऑप्शनल माना जाता है। नॉट लॉट मेनी पीपल टेक फिजिक्स डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। आपने क्या सोच के लिया था? डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा, बट स्टिल कई बार होता है कि लोग आज सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, उसके स्कोर्स अच्छे आते हैं, वो ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं। सो व्हाट वाज योर मेथोडोलॉजी फॉर चूजिंग फिजिक्स? और अगर किसी को चूज भी करना है तो क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके पास? फिजिक्स के क्वेश्चंस
को किस तरीके से आंसर करना है? फिजिक्स ऑप्शनल तो मेरे हिसाब से टफ नहीं कहूंगा, लेंदी है। टफ तो ये होता है कि आपकी एप्टीट्यूड किस में है। तो किसी ने फिजिक्स पढ़ा है तो मैं अज्यूम करता हूँ उसको बेसिक एप्टीट्यूड तो होगा। अ, किसी भी ऑप्शन को चूज करते समय कुछ फैक्टर्स ध्यान देने चाहिए। पहला ये कि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्रेजुएशन लेवल का होता है, तो उसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा काफी डिटेल में। और दूसरा, उसमें लंबे समय तक जितने अटेम्प्ट आपको देने हैं उतने अटेम्प्ट आपको ऑप्शनल पढ़ना है। तो ऑप्शनल ऐसा कतई नहीं होना चाहिए जिसमें आपको पेन आता हो, जिसकी आपको सोल समझने में दिक्कत हो। तो मेरे मेरे को लगता था फिजिक्स में मुझे वो दिक्कत नहीं है। दूसरा, फिजिक्स में स्टेबल मार्किंग है। व्हेन आई से स्टेबल मार्किंग, अगर मैं पेपर अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ, भले मैं पूरे ना कर पाऊँ, पर जितने मैंने अटेम्प्ट किए आई कैन प्रेडिक्ट माई मार्क्स। Like I knew 270 280 के बीच में आएगा and I got 271. So that is quite predictable optional to have. Compare this to humanities optional. They have overlap definitely. They have trend analysis. They have their own benefits. But the problem is we never. There is not always a surety in my head. That was my parameter. It may give me 225 also. It may give me 280 also, and it can also get 320. Like last year topper got 320 in anthropology, so we never know. But that is one other thing I considered for physics. And third thing, once physics is done, all this long 2 years it took, like इस साल मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा तो भी हो नंबर बढ़ गए, क्योंकि once it's done it's done. You don't have to do more and more. बट वही है कि अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कह दूं कि ये फॉर्मूला हमेशा फिजिक्स में लग ही रहा है, because this and many people who scored well earlier got lower because paper is also changing. तो ये सारी चीजें हैं अबाउट रिसोर्सेज। आई वुड से, मतलब मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा अपने चैनल का। मैंने उस पर डिटेल्ड बुक्स के नाम दिए हैं। अब बुक्स का क्या है, ये जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो करने पड़ेंगे आपको। प्रीवियस से 25 साल के पेपर करने होंगे और शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। ये 3 काम करेगा जो, उसके आते हैं नंबर। पर ये थोड़ा सा लेंदी काम है और डेफिनेटली ये 10 to 12 मंथ्स एक्सरसाइज है, इसमें कट डाउन नहीं कर सकते। और कोई अगर पर्सन ऑप्शनल नया लेना चाहता है, उसको ये जरूर देखना चाहिए कि वो हर ऑप्शनल में नंबर आते हैं, हर ऑप्शनल में खराब नंबर आते हैं। फिजिक्स में 150 आते हैं, इस साल काफी लोगों के आए हैं। द पॉइंट एंड दिस इज टोटल 150। सो आई एम सेइंग, अगर ऑप्शनल कोई भी आप चूज कर रहे हो, अगर आपको उसमें लंबा समय नहीं दे सकते हो तो आप मत चूज करना। जस्ट बिकॉज अब किसी को एंथ्रोपोलॉजी सुन लिया कि उसमें अच्छे नंबर आते हैं, पर आपका टेम्परामेंट ही नहीं है एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने का, आपको तो तकलीफ होती है ट्राइबल्स के नाम याद करने में, या फिर कहते हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना जो भी होते हैं, तो फिर आपको नहीं लेना चाहिए। मतलब आई एम सेइंग, लुक एट द सिलेबस, look at how much are you comfortable, look at what time scale as an aspirant does one have, then one should decide. And always look at the average mark, don't look at the topper marks of that optional. That's a very big mirage that is created. तो प्रफुल्ल, That is ये my बात sense. हमने ऑप्शनल की कर ली और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नसीहत आपने सभी को दी है कि डू नॉट गो बाय द ट्रेंड, गो बाय व्हाट सूट्स यू द बेस्ट, बिकॉज ट्रेंड हर साल चेंज हो सकते हैं। एंड ट्रेंड हर साल चेंज होगा, एवरेज नहीं जल्दी चेंज होता है, ये मेरा मानना है। या बिल्कुल। तो अगर आपका जिस चीज में इंटरेस्ट सस्टेन करता है, बिकॉज इट्स अ टफ जर्नी एंड वो आपको डिसाइड करना है आप कितने दूर तक पढ़ सकते हैं, किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से। सो प्रफुल्ल, यहाँ तक हमने बात कर ली प्रीलिम्स और मेंस की। बहुत इंपॉर्टेंट है आप मॉक टेस्ट दें, तो मॉक टेस्ट कब से देना चाहिए, करंट अफेयर्स कब से पढ़ना चाहिए, और क्या हर रोज आंसर लिखना है, कब से आंसर लिखना है, ये कई सारे कंफ्यूजन या एस्पिरेंट्स में रहते हैं। करंट अफेयर्स का तो मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर्स एटलीस्ट जो फ्रेशर एस्पिरेंट्स हैं उनको न्यूज़पेपर जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट अगर हो सके तो आप सारी पूरी जर्नी जो है ना, आप न्यूज़पेपर हो सकता है तो आप फॉलो करना चाहिए इंसान को। इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, या फिर आप अगर हिंदी मीडियम में कोई दूसरी न्यूज़पेपर है आती हो, या कोई वेबसाइट अगर आप फॉलो करते हो, दृष्टि की वेबसाइट है, इनसाइट्स की वेबसाइट है, विजन के अपने नोट्स होते हैं, तो आप कर सकते हो। पर मेरा ये मानना है, अगर एक अखबार अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो एक अच्छी हैबिट है, क्योंकि इंटरव्यू में भी काफी हेल्प करता है, क्योंकि उसमें ओपिनियन बेस्ड पूछते हैं। और मेंस में भी अगर आपको ऐसे एथिक्स जैसा पेपर है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन डालना हो, कोई नया एग्जाम्पल डालना हो, तो अखबार से ज्यादा बेटर निखर के आता है वो। तो करंट अफेयर्स स्टार्ट वहीं से करना चाहिए मेरे हिसाब से।
मैंने पर्सनली कोई मैगज़ीन रेगुलरली फ़ॉलो तो नहीं करी थी मैंने। मैंने मेंस मेंस के लिए हाँ, मेंस 365 करंट अफ़ेयर्स के लिए ज़रूर फ़ॉलो किया था और इंटरव्यू के लिए मैंने अखबार फ़ॉलो करता था। प्रीलिम्स के लिए एज़ सच मैंने टेस्ट पेपर्स किए हैं बस। उसी में जो भी करंट अफ़ेयर्स क्वेश्चन थे उन्हीं को लर्न कर लेता था। अब मॉक टेस्ट का टाइमिंग आई मीन प्रीलिम्स है अगर तो 3 महीने पहले से स्टार्ट हो जाना चाहिए एंड मॉक टेस्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस। वन विल बी वेरी सरप्राइज्ड लाइक यूपीएससी का पेपर काफ़ी हद तक प्रीवियस ईयर ट्रेंड को जस्टिफाई करता है, पर हम क्या उसको उतना ध्यान देते नहीं है, तो उसका नुकसान हो जाता है। मेंस में तो काफ़ी हद तक है ये। मेंस का पेपर 4 एथिक्स का अगर आपने वो 8 साल पेपर कर लिए हैं तमीज़ से और एनालिसिस की है, तो आई कैन गारंटी यू 70% पेपर आप इस साल फिर वही आएगा और आप कहोगे ये तो वही आया। तो एक चीज़ मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मॉक टेस्ट जब भी करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस देखकर। प्रीलिम्स के लिए मेरे हिसाब से 3 महीने पहले और आइडियली प्रीलिम्स में मैंने 35 टेस्ट लगाता था, पूरी टेस्ट सीरीज़ करता था, मैं ज़्यादा टेस्ट लगाता था। मैंने टेस्ट देकर करने की आदत थी, पर कुछ लोग क्या करते हैं वो अपना कंटेंट रिवाइज़ करते हैं और 7-8 मॉक टेस्ट करते हैं, तो वो भी वर्क करता है। तो मैं कोई एक स्ट्रैटेजी प्रीच नहीं करना चाह रहा, तो ये दोनों स्ट्रैटेजीज़ वर्क करती हैं। मेंस के लिए मेरे हिसाब से आइडियली 2 फुल लेंथ टेस्ट का सेट तो लगाना चाहिए और कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक खत्म हो जाए। लास्ट में पेंडिंग जो होते हैं ना मेंस टेस्ट, उसमें थोड़ा दिक्कत ये होता है कि फिर आपकी कॉपी लेट चेक होगी, आपको फीडबैक लेट मिलेगा और फिर आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो वो बस एक फैक्टर है। सो प्रफुल्ल जी, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? देखिए स्टडी आईक्यू के कुछ-कुछ वीडियोज़ आते थे एक्सप्लेनर करंट अफेयर्स के, तो मैंने उसका कई बार इस्तेमाल किया है। स्पेशली इंटरव्यू के प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ-कुछ टॉपिक्स वो पूछते हैं, थीम आ जाता है। जैसे इस बार यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहा है, तो उसमें पूरी आपको थीम समझनी है। तो स्टडी आईक्यू के एक कुछ-कुछ एक्सप्लेन वीडियोज़ होते थे, तो मैं देख लेता था उसमें कि इस करंट अफेयर्स का क्या-क्या बैकग्राउंडर है। तो स्टैटिक पर्पज़ के लिए मैंने स्टडी आईक्यू के वीडियोज़ का इस्तेमाल किया। ग्लैड टू नो प्रफुल्ल दैट वी हैव बीन पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। हम सेशन के एंड में हैं। जो भी आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी इस जर्नी में हैं, उनके लिए कुछ फाइनल टिप्स, सजेशंस आपकी तरफ से? देखिए, मैं वही सजेशन दूँगा जो मैंने बीच में बोला था कि इट्स ओके टू फेल इन दिस प्रोसेस। व्हाट्स ओके क्या नहीं है कि आप सेम प्लेस में बार-बार ना फेल हो। अगर आप बार-बार 4 बार से फेल हो रहे हो और अगर आपने जैसे प्रीलिम्स मैं मान सकता हूँ रैंडम है, तो हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ इश्यू है, तो आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं उसको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। आई नो पीपल जिन्होंने 4 बार प्री नहीं निकला और फिर 5वें बार में उनको प्री मेंस इंटरव्यू सब क्लियर हुआ है और वो आईएएस भी बने हैं, ऐसे मैं लोग जानता हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि फेल होना इज़ नेचुरल थिंग और जब आप उस साइड आ जाओगे, सेलेक्ट होके दूसरे साइड आ जाओगे, आपको लगेगा कि यार ये सारा एफर्ट वर्थ इट था। तो इसलिए ये मत सोचना आप कि आप फेल हो रहे हो तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सबको आती है थॉट प्रोसेस, मुझे भी आई थी। लास्ट में मुझे लगता था कि मैं तो कभी किसी लायक नहीं हूँ, मैं तो कहाँ आ गया, गलत चीज़ में आ गया, मैं खुद ही नालायक इंसान हूँ, खुद को बहुत कोसता था मैं। मैं मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इसलिए जो भी इंसान खुद को कोस रहा है और इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि किसी एस्पिरेंट ने सुसाइड कर लिया था। तो मेरा एक पर्सनली कहना है कि लाइफ बड़ी है यूपीएससी से और अगर यूपीएससी में नहीं होता है तो कुछ और अच्छा लिखा होता है और यूपीएससी में नहीं होता है, ये भी हो सकता है बाद में यूपीएससी में ही हो जाए और ये भी हो सकता है कि आप बाद में किसी आईएमएफ के वर्ल्ड चीफ बन के हम एक आईएएस ऑफिसर आपको कहते प्रोटोकॉल में कंपनी करने आए। तो टेबल्स कैन ऑलवेज टर्न, इट्स योर गोल। लाइफ बहुत लंबी होती है, तो इसलिए एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लें और हमेशा रीच आउट करें। परेशान हैं तो अकेले अपने तक मत रखें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो इन एनी डायमेंशन हो, ठीक है? मेरा बस यही कहना है। Thank you very much, Praful ji, for joining us in this interview session and for sharing all these valuable insights. बहुत सारी important बातें आपने बताई एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई। पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।